हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पूर्वांचल करियर क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, समय जाया ना करते हुए आपकी सफलता में एक और कदम आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या होगा दोस्त, आप सभी को पता ही है कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट के साथ आज गद्यांश पद्यांश होगा या फिर शिक्षण होगा। ये अब जैसे ही आपका पीडीएफ आएगा, पीडीएफ क्या आएगा, पीडीएफ में तो मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था। मैंने कल आपको शायद हो सकता है क्या यार, इतना काहे सोच रहे हैं, गद्यांश और पद्यांश पढ़ाया था। अब गद्यांश और पद्यांश पढ़ाया था तो उसके बाद नंबर किसका आता है, शिक्षण का। तो संस्कृत में शिक्षण में इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने के बाद यह भी बताता हूं कि दोस्त, ये जो मैं पढ़ाता हूं, आपको जो सिखाता हूं, ये सारा का सारा आपका हिंदी में भी काम आएगा। जितने भी प्रश्न हैं हिंदी में भी काम आएंगे, साइकोलॉजी में भी काम आएंगे, आपके मैथ में भी काम आ सकते हैं और साथ ही साथ आपके हिंदी में भी काम, पर्यावरण में भी काम आएंगे। ठीक, तो आपको इस तरीके से बताते हैं, इस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं हम कि कहीं से भी कोई समस्या ना आए। और यदि समस्या आती है तो आपका फर्ज बनता है कि भाई आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि सर जी ये समस्या हमको आ रही है और कहाँ पर आ रही है समस्या। प्रश्न में समस्या आपको कहाँ पर आ रही है वह भी बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि सफलता में आप अगर जरा सा भी लापरवाही कर रहे हैं, अपनी तैयारी में जरा सा भी लापरवाही कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको सफल होने का मन नहीं है या फिर कहीं ना कहीं आपका दिमाग और उलझा हुआ है। तो आइए दोस्त, आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सेशन में पहला प्रश्न जो आपका है प्रश्न नंबर 16, क्योंकि मैं प्रश्न जो श्रृंखला है, जो पीडीएफ है, 30 प्रश्न का पीडीएफ बनता है, जिसमें से 15 प्रश्न कराते कराते ही तो आपका समय बीत जाता है। इसलिए मैं 2 भाग में उसको बांट बांट कर पढ़ा रहा हूँ। 1 से 15 एक दिन, 16 से 30 एक दिन, यानी कि 15-15 प्रश्न आपका डेली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस प्रैक्टिस में आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे और वो भी अच्छे अंक से, अगर आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, और क्यों नहीं भाई, मेहनत तो देख ही रहे हैं, सब लोग कर ही रहे हैं आप लोग। ठीक, तो आइए आज की क्लास शुरू कर देते हैं। इसके पर क्या है पहला प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने है, कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्थ प्रतिकृति वा कथम प्रयोगः क्रियते। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, उपस्थित कोई पाठ है, उसमें चित्र उपस्थित है। क्या है, चित्रस्थ प्रतिकृति है। ठीक है, और कथा है, कथा में प्रयोग करने के लिए क्यों किए जाते हैं बताइए। कोई पाठ है उस पर चित्र क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई पाठ है उसमें जो चित्र बना होता है, आप देखिए, आप बालपोथी देखिए या फिर आप हायर क्लास की कोई भी बुक देखिए, तो उसमें फिगर बना होता है, चित्र बना होता है। वह क्यों बना होता है जरा बताइएगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी पाठ होता है उसमें चित्र क्यों छपे होते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है। तो देखिए, एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पनाम अवबोधे सहायम करोति। ठीक है, तो उस तरह से अगर मैं आपके चारों प्रश्न पढ़ूं, अगर मैं आपके चारों विकल्प पढ़ता हूं, तो दोस्त विकल्प तो बहुत समय ले लेगा और समय के साथ समय ही तो नहीं है हमारे पास, समय कम है। इसीलिए मैं आपको प्रश्न का उत्तर बताता हूं, समझाता हूं उस पर। ये जो, अब बताइए, तीनों प्रश्न पढ़ने से क्या मतलब है, तीनों विकल्प पढ़ने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो मैं आपको बढ़िया से समझा दूं प्रश्न के बारे में, वो ज्यादा अच्छा रहता है।
तो देखिए इसमें से पहला ही विकल्प आपका इसमें सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? तो अब देखिए पुस्तक में जो अदृश्य संकल्पा नाम अदृश्य संकल्प है, अदृश्य उसके जो भाव होते हैं, अदृश्य भाव होते हैं उसके ज्ञान में सहायता प्रदान करता है। जो अदृश्य ज्ञान होते हैं, जो अमूर्त ज्ञान होता है उसे मूर्त रूप देने के लिए सहायता प्रदान करता है। जैसे जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जैसे मान के पढ़ा रहे हैं ना, जब जैसे मान के पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जब फिगर सामने आ जाता है तो फिगर को हम मूर्त रूप देकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, हम आपको मेढक के बारे में बता रहे हैं। इसमें मेढक है, ये क्या है भैया? मेढक लग रहा है। अब मेढक है, मेढक के बारे में हम बता रहे हैं आपको, ये अमूर्त हो गया। लेकिन अगर मेढक का चित्र दिखा दिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये अमूर्त से मूर्त ले लिया। कछुआ है भाई, मेढक नहीं है, ये कछुआ है। देखिए पीछे लगा हुआ है, इसका टर्टल है। क्या है? टर्टल, कच्छप। कच्छप मतलब कछुआ, ठीक है। तो कछुआ है ये। अब बताइए कछुए को हम आपको दिखा दिए तो आपका जो अमूर्त है, अदृश्य संकल्पना, अदृश्य का मतलब जो आपका अमूर्त संकल्प है, अमूर्त विचारधारा है, उसे मूर्त रूप देने का सहयोग करता है, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो बुक होती हैं, जो पुस्तक होती हैं, उनमें पाठ में एक चित्र जरूर बना होता है। जैसे आप अब पढ़ते हैं ना बालपोथी, चलिए प्राथमिक स्तर के है तो प्राथमिक स्तर पर चलते हैं। बच्चे की जो पुस्तक होती है वो रंग बिरंगी बनाई जाती है। एप्पल, ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। अब एप्पल तो बच्चे को आप सिखा देते हैं, चलिए ए फॉर क्या हो गया? एप्पल हो गया। लेकिन ये बताइए बच्चे को जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि ये एप्पल है? ठीक है, बच्चे को जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक बच्चा कैसे समझेगा कि ये एप्पल है? ठीक है, तो कलर तो लाल कर देते तो अभी हो जाता, लेकिन मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। इससे बच्चे का जो अमूर्त संकल्पना है, बच्चे की अमूर्त मतलब जो वो सिर्फ सोच रहा है कि ऐसे होगा, ना उसका कलर दिख रहा है उसको, ना उसका शेप दिख रहा है, ना कैसा होता है वो दिख रहा है। तो बताइए अब उसको जब फिगर दिखा देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर जाने की बात हो जाती है। ये एक आपका क्या है? शिक्षण पद्धति है। एक शिक्षण पद्धति है कि नहीं है? अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाना एक शिक्षण पद्धति है, ठीक है। तो ये रहा उस पर आधारित प्रश्न, ये रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको पढ़ाया जाता है अमूर्त से मूर्त की ओर। इसीलिए आपको ये शिक्षण विधि पढ़ाई जाती है कि बच्चा जो सोच रहा है उसको दिखाकर पढ़ाना। अब आप बच्चे को बताइए कि एक कलम होती है जिससे लिखा जाता है, लेकिन जब बच्चे को आप ऐसे करके दिखाएंगे, हाँ भाई ये कलम है इससे लिखा जाता है, तो उसका ज्ञान भी क्या हो जाएगा? सुदृढ़ हो जाएगा और वह उसे देखकर समझ भी जाएगा कि हाँ यही कलम है। तो एक प्रश्न पर इतना ज्यादा व्याख्या बहुत हो गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुम शिक्षक पुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम। तो ये बताइए कि छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए एक शिक्षक सबसे ज्यादा बल किस पर देगा, सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देगा, किस लिए? तो क्या है? उत्कृष्ट लेखन। एक मिनट, उत्कृष्ट लेखन के लिए, उत्कृष्ट लेखन के लिए यानी कि सुंदर लेखन के लिए, उत्कृष्ट व सुंदर लेखन, उत्कृष्ट या सुंदर लेखन, ठीक है, उत्कृष्ट या सुंदर लेखन, उचित लेखन, जो भी आप कहना चाहिए कह सकते हैं।
तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, क्या सबसे ज्यादा महत्व किस पर देना चाहिए, अभिव्यक्ति पर, शब्दावधि पर, शब्दावधि, हस्ताक्षरम पर। अब भाई ये बताइए कि आप बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो क्या आप उत्कृष्ट लेखन का कार्य कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हस्ताक्षर तो नहीं हो पाएगा। शब्दावधि, शब्दों की अवधि, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे भी हटाइए। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों को व्यक्त करना, इससे व्यक्त करने के साथ साथ आप बताइए, आप व्यक्त करना जानते हैं, आप बोल पा रहे हैं, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो आपको शुद्ध लिखना होगा ना, कोई वाक्य आप शुद्ध लिख पाएंगे तब ना, तो उसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना अगर सीखना है, शुद्ध लिखना या पढ़ना या बोलना सीखना है, तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। शुद्धता लानी है तो शुद्धता आपको लानी है, तो एक्यूरेसी लानी है आपके लिखावट में, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता लानी है आपको लिखावट में, यानी कि अच्छा लिखना है, उत्कृष्ट लेखन का कार्य करना है, तो आपको हैंडराइटिंग बहुत अच्छी मायने नहीं रखेगी, आपके व्याकरण और शब्दों में शुद्धता, वाक्यों में शुद्धता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याकरण। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई, व्याकरण हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझाने का आपको प्रयास करूंगा, लेकिन समझाने के बाद ही यहां से हटूंगा, ताकि आपको कोई समस्या कहीं भी उत्पन्न ना हो। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लीजिए, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इति अस्ता। अब ये क्या है दोस्त, ये एक विकार है, ये एक क्या है, विकार है। विकार का मतलब क्या होता है, विकार, ये एक क्या है दोस्त, विकार है। ये एक क्या है, दोष है। ये एक क्या है, अवगुण है। ये एक क्या है, अवगुण है। ये एक क्या है, कमी है। ये एक क्या है, रोग है। ठीक है, अब देखिए, एक आपके पास शब्द भंडार है, तो आप एक ही शब्द को किसी भी तरह से करके क्लैरिफाई कर ही लेंगे, उसका उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं यदि आपको शब्द का मतलब पता है तो। अब ये डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया जो होता है दोस्त, अब इसमें ये विकार हैं आपके, ठीक है, ये विकार है। अब ये बताइए, इसमें से गणितिक विकार जो होता है दोस्तों, वो होता है डिस्कैलकुलिया। क्या होता है दोस्त, डिस्कैलकुलिया, माफ कीजिए, क्या होता है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं। ये क्या होता है दोस्त, ये गणितीय संबंधी जो होता है ना, इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ये होता है गणितीय संबंधी विकार। और पठन संबंधी लैक्सिया, ये जो डिसलेक्सिया है ना दोस्त, यही पठन संबंधी विकार है। यही क्या है, पठन संबंधी विकार है। मतलब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव आता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का अर्थ क्या होगा, यानी कि कौन सा क्या है ये, तो ये एक पठन संबंधी विकार है, पढ़ने से संबंधित दोष है। बच्चे को पढ़ने में क्या होती है, समस्या का अनुभव होता है, बच्चे को पढ़ने में क्या होता है, जटिलता का अनुभव होता है, तो वह क्या होता है, तो बालक जो होता है वो डिस्कैलकुलिया, बालक डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है, डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया से ग्रसित है।
ठीक है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगर बच्चे को गणितीय संबंधी दोष उत्पन्न हो रहा है, जोड़ घटाव गुणा, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जो दोस्त वो हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जो होते हैं, इनमें कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी कि उसे जोड़ने में, घटाने में और भाग करने में, गुणा करने में गणितीय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसका मतलब है बच्चा डिसकैलकुलिया से ग्रसित है, डिसकैलकुलिया विकार से ग्रसित है। तो इस तरह से आपको 2 विकार मैंने अभी अभी बताया, बाकी अभी आगे भी और आएगा जिसे मैं बता दूंगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्त? डिसलेक्सिया का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पठन संबंधी विकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम आवश्यकतम, अत्यावश्यकतम, आवश्यकतम की बातें छोड़िए, अत्यावश्यकतम है मतलब अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है। तो आइए क्या आवश्यक है पठन संबंधी, अब ये बताइए, ये तो पहले में ही आ गया। अब बताइए, पढ़ने में आपको मैंने बताया था पठन कौशल, पठन कौशल का उद्देश्य बताया था। तो पठन कौशल का उद्देश्य क्या बताया था? पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, ये मैंने बताया था आपको। अगर आप पिछला सेशन देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। पठित्वा अर्थ ग्रहणम मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक हो, कोई भी अनुच्छेद हो, कोई भी पाठ हो, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, उसके अर्थ का बोध हो जा रहा है, उसके भावों को, उसके विचारों को आप ग्रहण कर पा रहे हैं, तभी आपका पठन कौशल सही माना जाएगा। तो इसमें यही आपको पूछा हुआ है, पाठस्य पठन समय क्या करना चाहिए? तो पाठस्य अर्थ बोधम, अर्थ अवबोधम, पाठ का जो अर्थ है उसका ज्ञान होना ही पढ़ने का सही उद्देश्य होता है। अब पाठ आप पढ़ लिए, आपको पता ही नहीं है उसमें क्या है, क्या उद्देश्य दिया गया, क्या लक्ष्य है उसमें, मतलब ही नहीं फिर पढ़ने का। आपके पढ़ने का क्या मतलब भाई? आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा जब आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, उसके भाव को ही नहीं समझ पाएंगे, उसकी टॉपिक को ही नहीं समझ पाएंगे, तो क्या मतलब है फिर आपके पढ़ने का? तो इसमें क्या हो गया? पाठस्य अर्थ अवबोधम, पाठ के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का मतलब ये प्रश्न नंबर 3 होगा आपका। ये लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 20वां यानी कि चौथा। द्वितीय कक्षायां तासा शिक्षिका छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति। मतलब कक्षा 2 की शिक्षिका तासा क्या कर रही है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाह रही है, उस पर बहुत ज्यादा बल दे रही है। तो शब्द भंडार वर्धयर्थ तया क उपाय अवलंब्यते लंबित, तो उसके लिए वह क्या करना, उन्हें क्या करना चाहिए या क्या करने का प्रयास करना चाहिए जिससे सब बच्चों के, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो। ये शिक्षिका को करना है। क्या करना है भाई? प्रत्येक नूतनस्य कठिनस्य व शब्दस्य कृते छात्रा शब्दकोशं पश्यन्तु। क्या पश्यन्तु दिखाने से कुछ होगा? ना होगा भाई, ना होगा। छात्रा पाठे प्रत्येक नूतन शब्दस्य अधोरेखांकन कुर्वन् तथा च तान् कंठस्थी कुर्वन्। यही देखिए होना चाहिए। ठीक है, नूतन पाठस्य पठनात् पूर्वम छात्र सर्वे शब्दा स्मर्तव्या, याद कराना चाहिए। दत्त संदर्भे छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानन कुर्वन्त। नहीं, यही होगा।
ये जो होगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये इस पर सही होगा। शब्द भंडार की वृद्धि करानी है तो छात्रा मतलब छात्रों को पाठ के प्रत्येक नूतन शब्द, जो नए शब्द उनको मिल रहे हैं उसको रेखांकित कीजिए, फिर उनको कंठस्थ करवाइए। उन शब्दों को, नूतन शब्दों को, जो नए शब्द मिले हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द मिले हैं, उनको रेखांकित करवाइए बच्चों को। फिर उसके बाद उसका कंठस्थीकरण कराइए, उसके अर्थों को बताइए और उन शब्दों का मतलब बताइए उनको, और उन शब्दों का अर्थ जो हो जाए उन शब्दों को कंठस्थ करवाइए। जो महत्वपूर्ण शब्द या नूतन शब्द मिले हैं, नए शब्द मिले हैं, आपको यहाँ से नवीन शब्द मिले हैं, आपको देखिए अब ये कहिए कि नूतन का मतलब मैं क्या बता रहा हूं, आपको कोई शिक्षक और कुछ बताए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, उससे मतलब आपके भावों से है। मैं नूतन का मतलब यहाँ पे बताया आपको कि जो आपके महत्वपूर्ण शब्द हो, जो आपके अच्छे शब्द हो, जो आपके क्या बोलते हैं उसे, अति आवश्यक शब्द हो, जो आपके नए, अब नए और नवीन नहीं बताए, नूतन का जबकि मतलब होता है कि नए शब्द। अब जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बताइए, महत्वपूर्ण शब्द बोला, नए शब्द बोला, नवीन शब्द बोला, तो सभी का मतलब तो भाव तो एक ही आता है ना। भाव जब एक ही आया, महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कीजिए, फिर उनका अर्थ बताइए और उन्हें कंठस्थ करवाइए, तभी बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। अब जरूरी थोड़ी है मैं सिर्फ नूतन का मतलब नया बता के निकल लूं। अब यहाँ कह दूं अद्यतन, कह दूं अगर आपको मैं अद्यतन शब्द, अब बताइए, तो शब्दों के आप मतलब नहीं, शब्दों के भाव जानिए। भावों को जानते रहेंगे तो नए का भी मतलब नूतन, नवीन का मतलब नूतन, नूतन का मतलब अद्यतन, अद्यतन का मतलब अभी अर्वाचीन कर दीजिए, नवीन कर दीजिए। भाई शब्द शब्द भंडार आपके पास है, आप किसी को भी उलझा सकते हैं। नूतन बोलने की बजाय अद्यतन बोल दीजिए, नया हो जाएगा। जिसको नहीं पता है वो उलझ जाएगा कि यार ये क्या आ गया। तो शब्दों के भावों को जानते रहिए, अर्थों को जानते रहिए, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये जो शब्द बताते चलता हूं मैं, इतने शब्दों का मतलब आपको पता हो गया ना, तो आप साइकोलॉजी में तो ऐसे ही मार देंगे, क्योंकि साइकोलॉजी जो होता है ना, वो शुद्ध हिंदी में आपको उलझा देता है, बस और कुछ है नहीं उसमें। शुद्ध हिंदी में आपको ले जाके उलझा देता है, आप उसी में उलझ के रह जाते हैं, बाकी कुछ है नहीं उसमें। मतलब समझ जाइए, निकाल लेंगे। आइए, इसीलिए मैं इतने शब्दों को आपको बताते चलता हूं। तो इसका अर्थ हो गया ना, इसका दूसरा हो गया। चलिए, तो ये रहा द्वितीय कक्षाया शिक्षिका, पढ़िए। द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षाया भाव भंगिमया अभिव्यक्तया च सह एका बहुरुचिकरा कथाम श्रावयति। पहले यहां तक बता दे रहा हूं, 2 लाइन का बता रहा हूं। तो कक्षा 2 की एक छात्र शिक्षक है, शिक्षिका है, मैडम जी है, मैडम जी। तो मैडम जी जो है ना, शिक्षिका महोदया जो हैं, वो क्या कर रही हैं, भाव भंगिमा, मतलब एक कथा सुना रही, देखिए एक कथा सुना रही हैं, बहुरुचिकारा, बहुत रुचिकर कथा सुना रही हैं, तो उसमें भाव विभोर हो जा रही हैं, भाव विभोर होकर उसे अभिव्यक्त कर रही हैं। मतलब जहां पे कष्ट वाली बात आ रही है एकदम कष्ट में हो जा रही हैं, जहां पे शांत वाली बात आ रही है शांत होकर पढ़ा रही हैं, जहां पे जोश वाली बात आ रही है एकदम जोश में आकर, पूरा ताव में आकर बता रही हैं, जहां पे गाने की बात आ रही है गायन करके बता रही हैं। तो भाव भंगिमाया उसी तरह से होकर वो प्रकट कर रही है, रुचिकर बना के पढ़ रही है कथा को। कथा में जैसा विचार दिया गया है उसके अनुरूप वो होकर पढ़ा रही है। अब बताइए, 2 लाइनें लिखी हुई हैं, मैं उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं। इससे भी अगर ना समझ में आए आपको प्रश्न या फिर उसके उत्तर, तो फिर भाई क्या कर सकते हैं बताइए। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रही हैं, तथा अनंतरम सह पश्चन छात्राताम कथाम स्वशब्द पुनः कथयतुम निर्देशयत। अब बताइए, फिर उसके बाद कथा सुनाने के बाद बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चा, मेरे बालक, मेरे प्रिय
एक काम कीजिए कि आप लोग अपने शब्दों में अब इस कथा को लिखिए, अपने शब्दों में अब इस कथा को लिखिए, यानी कि बच्चे के सृजनात्मक कौशल का विकास, बच्चे के रचनात्मक कौशल का विकास। बच्चा अब खुद से सोचेगा, अपने विचार को प्रकट करेगा, अपने शब्दों में, अपनी मातृभाषा में वो प्रकट करेगा। ठीक है, अब देखिए विकल्प कौन सा सही होगा। पठन अवबोधस्य, लेखन अवबोधस्य, संभाषण। ये बताइए, पहले तो हो गया पठन अवबोधस्य, क्या आकलन करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसे पढ़कर कितना ज्ञान हुआ। भाई जब वह अपने शब्दों में ज्ञान अपने शब्दों में प्रकट करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा बच्चा कितना समझ पाया है, उसके पढ़ने में कितना ज्ञान हुआ, कितनी वृद्धि हुई है, वो आपको समझ आएगा। लीजिए पहला वाला ही, ठीक है। बाकी लेखन नहीं करने की बात है, श्रवण की बात, सारी चीजें ये तीनों के तीनों इसमें मिल जा रहे हैं, तीनों के तीनों इसमें मिल जा रहे हैं भाई, देख लीजिए। लेखन, अब लिखने की बात ही की गई है, लिखने की बात ही की गई। अच्छा, पुनः कथयतु निर्देश, अच्छा बच्चों को कहने के लिए बोल रही हैं, तो ठीक है, लेखन की बात तो नहीं की गई यहाँ, लेखन की बातें हट गई। श्रवण की बात तो की गई है भाई, जब आप पढ़ने के अवबोध से हैं तो आप सुनेंगे तभी उसका अवबोध कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद संभाषण, अरे भाई जब बोलेंगे आप तो संभाषण कौशल का होगा, दोनों उसी में समाहित है, पढ़ने में। चलिए अगले पे चलते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या है, कक्षाया मुद्रण समृद्ध वातावरण प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इत्यस अभिप्राय, इससे क्या अभिप्राय है। तो मुद्रण संबंधी, मुद्रण का मतलब क्या होता है, चित्रांकन संबंधित जो क्लास, जैसे आप प्राइमरी में गए होंगे भाई, प्रशिक्षण लेकर ही आए हैं, प्रशिक्षण लेने के बाद ही आप हमारे समक्ष उपस्थित हो पाएंगे, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के आप आएंगे, आप या डिग्री लिए होंगे चाहे डिप्लोमा लिए होंगे। तो आप प्राइमरी में शिक्षण कार्य करने के लिए गए होंगे, एज ए प्रशिक्षु गए होंगे पढ़ाने के लिए, तो वहां देखे होंगे कि प्राइमरी की जो कक्षाएं होती हैं या प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती हैं, जरूरी नहीं प्राथमिक में प्राइमरी में ही, प्राथमिक स्तर की जो भी कक्षाएं होती हैं, देखेंगे उनकी दीवारों पर चित्रांकन किए गए होते हैं। वो चित्रांकन क्यों किए गए होते हैं, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो स्थूल वर्णमाला इसका स्कोर का पत्राराम, स्कोरक पत्राराम, ये हटाइए भाई, एक मिनट, आलेखन आलेखन आलेखन, स्थूल तरह अक्षर वर्णमालाया स्कोर पत्राराम विभुत्स आलेखनम। फिर उसके बाद सुंदर कविता भी तासाम, सुंदर कविता भी से यहाँ मतलब नहीं है, इसलिए ये वाला कट गया। उसके बाद कक्षाया वित्त से रंग समति, ये भी कट गया, दो तो कट गए भाई, दो ऑप्शन कट गए आपके, बचे दो। पाठितेन विषयेण संबंधिता नाम लेखन सामग्री विभत्स आलेखनम, ये वाला भी कट गया, बचाइए डी वाला बचा। सबसे सटीक ये है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उनके दिमाग में हमेशा बना रहेगा चित्रांकन के द्वारा। जैसे आपने पढ़ाया, दिखाकर पढ़ाया, हाँ यही क है, बच्चा जितनी बार आएगा देखेगा क है, यही क है, वो कैसे भूलेगा जब बार बार वही देख रहा है। जब बार बार वही देख रहा है तो इस पर आप समझते हैं ना, रस्सी आवत जात थे सिर पे पड़त निशान, सिर पे पड़त निशान, सोचिए एक रस्सी के आने जाने से पत्थर पर जब निशान पड़ सकता है, तो बार बार किसी चीज को करने से क्या आप में वह चीजें नहीं आ सकती हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए हर प्रश्न को जितनी बार मेरे सामने आएगा भाई, मैं अलग तरीके से उसको समझाता हूँ, क्योंकि मैं रटता नहीं हूँ, मैं उसका मतलब जानता हूँ, मतलब मेरे शब्द जो होंगे फिर अलग हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ और शब्द बता रहा हूँ, फिर अगले वाले में कुछ और शब्द बता दूंगा, इसी प्रश्न पर मेरा मैच नहीं कर पाता है, मैं रट्टा नहीं मारता हूँ, और न रट्टा मारने को कहूंगा आपको। लीजिए ये रहा, प्राथमिक कक्षाया भाषा पुस्तके आदौ वर्णमाला दीयते तथा शब्द से
अनंतरम त्रय शब्दस्य अनंतरम च कथा कविता च एवं पुस्तके क पद्धति अनुसृता। प्राथमिक स्तर में भाषा पुस्तक है जिसमें पहले वर्णमाला दिया गया। आप जानते हैं, बालपोथी ही ले लीजिए, बालपोथी लीजिए तो उसमें सबसे पहले क्या दिया रहता है भैया? जब आपके चुन्नू मुन्नू को आप पढ़ाते हैं तो उसमें क्या दिया होता है? सबसे पहले वर्णमाला दिया होता है। वर्णमाला के बाद 2 शब्द वाले अक्षर दिए होते हैं, शब्द दिए होते हैं, फिर 3 शब्दों वाले शब्द दिए हो, 3 अक्षरों वाले शब्द दिए होते हैं, फिर उसके बाद 2-3 शब्दों वाली कथा व कविता दी गई होती है। तो इस तरह से अगर दिया गया है तो किताब जो है वह किस पद्धति का अनुसरण कर रही है? किस पद्धति का अनुसरण कर रही है? आइए पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद उत्तर करते हैं। अब तक तो आपके उत्तर आने लग गए होंगे। अनुशासनात्मक पद्धति, पाठ्यचर्या रूपेण पद्धति, रूपरेखा पद्धति। पाठ्यचर्या रूपरेखा पद्धति का मतलब समझते हैं ना आप? फिर उसके बाद अनुशासनम को भी तो समझते हैं, चलिए उसे हटाइए। फिर उसके बाद ऊर्ध्वगामी पद्धति, अधोगामी पद्धति, यही 2 में से एक है। 2 में से एक है, कौन सा है बताइए? अब मैं आपको बता दूं, बॉटम टू टॉप का मतलब होता है पहले छोटी चीजें पढ़ाना, पहले छोटी चीजें पढ़ाना, फिर बड़ी चीजें पढ़ाना। पहले छोटी छोटी चीजों को पढ़ाकर फिर उसके बाद बड़ी चीजों को पढ़ाना। और उसके बाद टॉप टू डाउन का मतलब क्या होता है? पहले पूरा संदर्भ पढ़ा देना, फिर उसमें से उसके छोटे छोटे अंशों को बताना। पहले पूरा संदर्भ बता देना, फिर उसके बाद अंशों को बताना। अब मैं आपको बताऊं तो अंश, पहले उसके अंशों को पढ़ा देना, अंशों को पढ़ाने के पश्चात संदर्भ। ठीक, अब यहां क्या है? पहले संदर्भ, पहले क्या है? संदर्भ, फिर उसके बाद अंश, फिर उसके बाद अंश। ये अर्थ नहीं भाई, अंश है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। टॉप, टॉप का मतलब पहले पूरा पढ़ लेना, फिर उसके बाद अंश पढ़ना। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको यहां वर्णमाला दिखाया गया, 1 मिनट, वर्णमाला। अब बताइए, वर्णमाला क ख ग लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहां से लिख दिया जाए खग, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कलम। ये बताइए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अब यही कहानी कथा लिख दी जाए तो उससे भी बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, अंश से संदर्भ की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अंश से बड़े की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब है कि ये जो पद्धति है वो अनुसरण कर रही है ऊर्ध्वगामी पद्धति की, टॉप अप अप्रोच की, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, यही कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये मैं बताऊं आपको, पहले कोई कहानी है तो कहानी को बता देना, पहले कहानी को बताना, फिर उसके अंदर जो शब्द है, वाक्य है, वाक्य समझाना, वाक्य में जो शब्द मिलेंगे शब्दों को समझाना, शब्दों के बाद उनका क्या कर देना, शब्दों का भी विश्लेषण करना। ये हो जाएगा आपका अधोगामी पद्धति। ठीक है, जैसे कलम बता देना, क्या बता देना? कलम बताना, कलम के बाद 2 शब्द बताना, 2 शब्द के बाद तब ये बताना, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका अधोगामी पद्धति हो गया। मतलब यही समझ लीजिए, आपका दोनों का मतलब यही है, जब आप पूरी कहानी पढ़ाने के बाद उसके अंशों को बताएंगे तब आपका होगा अधोगामी। मतलब कि आप पूरा पढ़ाएं, पहले पूरा बता दिए, फिर उसके अंदर की बातें बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये हो गया अधोगामी। ऊर्ध्वगामी क्या होता है? ऊर्ध्वगामी का मतलब पहले आप उसके अंशों को, उसके पात्रों को बता दीजिए, फिर उनकी कहानी को बताइए। जैसे आपको महाभारत बताना है, महाभारत में आप पहले अर्जुन बता दीजिए, पात्रों को बता दीजिए, कृष्ण को बता दीजिए, अर्जुन को बताइए, दुर्योधन को बता दीजिए, तो शांतनु को बता दीजिए। इस तरह से आप एक एक पात्र को बता दीजिए, अलग अलग करके छोटे छोटे अंशों को बता दीजिए, फिर उसके बाद पूरी महाभारत बताइए।
ये हो गया ऊर्ध्वगामी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहिए तो और उदाहरण भी दे देंगे, लेकिन बाद में, क्योंकि यहाँ समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लीजिए चलते हैं अगले प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 24। एक पठनगत समस्या अस्ति उत्पादको अस्मि। समझो ये क्या है? ये क्या है भैया? एक मिनट। क्या हो गया? ये है उत्पादको समझी। ये नहीं है भाई, ये नहीं होगा। ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। लीजिए हो गया, हटा दिए। अब आप बताने का प्रयास कीजिए। क्या बताने का प्रयास करेंगे भाई? लीजिए, एक एका पठनगत समस्या अस्ति। अभी तो बता के आए हैं भाई, अभी तो बता के आए हैं पढ़ने के लिए। लेक्सिया कहीं है? हाँ ये देखिए लेक्सिया। पठन संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, संबंधित दोष या विकार, जो भी कहिए। ठीक, मतलब बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है। बच्चे को यदि पढ़ने में समस्या आ रही है, लिखने उखने में समस्या नहीं आएगी उसको, उसको सिर्फ पढ़ने में, उसको उच्चारण करने में समस्या आएगी। जब बच्चे को उच्चारण करने में समस्या आएगी, पढ़ने में समस्या आएगी, लिखने में समस्या नहीं आएगी। लिखने को जितना लिखवाइए वो लिखता जाएगा, लेकिन पढ़ने में उसको अगर आप पढ़ाने लगे ना तो वो अटक अटक के पढ़ेगा। इसका मतलब है कि उसको डिसलेक्सिया हुआ है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है बच्चा। समझ में आया आपको? जब बच्चा पढ़ने में अटक अटक कर पढ़े, बाकी लिखने को कहिए तो फर्राटेदार जल्दी जल्दी लिख के हटा देगा, फेंक देगा लिखकर। जितना भी दीजिए, 1 पेज 2 पेज 10 15 पेज दे दीजिए, वो लिखकर हटा देगा, फटाफट फेंक देगा। लेकिन जब पढ़ाने की बात आ जाएगी, बेचारा अटक अटक के पढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, ठठेरा करेगा। ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिए डिसलेक्सिया हुआ है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है बच्चा। डिसग्राफिया का क्या मतलब है? अब बच्चा पढ़ तो लेता है ठीक ठाक, पढ़ लेता है ठीक ठाक, लेकिन जब उसे लिखने की बात आती है, जब उसे लेखन की बात की जाए तो लिखने में वह लिख नहीं पाता है। लेखन संबंधित दोष, संबंधी दोष। ठीक, उसको लिखने में समस्या आती है। क्या आती है? लिखने में समस्या आती है, वह लिख नहीं पाता है, तो समझिएगा कि वह क्या है? डिसग्राफिया से ग्रसित है। ठीक है, डिसग्राफिया से ग्रसित है। डिस्फोरिया क्या होता है भाई? डिस्फोरिया जो होता है, यह कोई बालक अगर तनावग्रस्त है, क्या है? तनावग्रस्त है, आप पढ़ा रहे हैं और वह कुछ सोच रहा है, एकदम जैसे कि छटपटा रहा हो, बेचैन हो, उसका मन क्लास में लगे ही ना। आप कह रहे हैं कहो का से कबूतर, और उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, वो एकदम बेचैन है, इधर की बातें उधर कर रहा है, एकदम से बावरा हुआ है, तनावग्रस्त है। तब समझ जाइएगा कि बच्चा क्या है? डिस्फोरिया से ग्रसित है, डिस्फोरिया से ग्रसित है। ध्यान भी आकर्षित नहीं कर पा रहा है, वो तो ADHD होता है ना, एकाग्रता से, अटेंशन डिसअटेंशन जो होता है वो छोड़िए। लेकिन यहाँ की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? वह तनावग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त रहता है और बेचैन रहता है, हड़बड़ाया हुआ रहता है। तो इसका मतलब समझिए कि वह डिस्फोरिया से ग्रसित है। क्या है? डिस्फोरिया से ग्रसित है बच्चा। फिर उसके बाद डिसकैलकुलिया, कालकुलिया लिखा गया है, उससे कोई मतलब नहीं। आप कैलकुलिया लिखा हो, कालकुलिया लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कैलकुलिया लिखा हो, कैलकुलिया लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको ये देखना है डिसकैलकुलिया है ना, इसका मतलब है कि बच्चा गणितीय संबंधी, गणित की जो होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, गणित की जो संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी संक्रियाएं करने में यदि बच्चा समस्या
बच्चे को समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब है कि बच्चा डिस्कैलकुलिया से क्या है, ग्रसित है। गणितीय संबंधी समस्याएं, गणितीय समस्याएं उसको समस्याएं, ठीक, गणितीय समस्याओं से, गणितीय संक्रियाओं को हल करने में वह जटिलता महसूस कर रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है, समस्याएं उसको आ रही हैं, रुक जा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वह डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है। अब मैंने आपको चारों के चारों बता दिए, अब बताइए इसका उत्तर कौन है। इसका उत्तर पठन संबंधी उत्तर, पठन संबंधी दोष कहाँ है, डिसलेक्सिया में है। तो यही आपका उत्तर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे मित्र। आपको अगर समझ में नहीं आए, इससे भी अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएंगे तब, ठीक है। तो लीजिए, 4 विकार तो मैंने यहाँ बता दिए, फिर 2 विकार वहां पे थे, वहां बताया मैंने। इस तरह से बहुत से विकार हैं, अभी बहुत से विकार हैं, आपको लगभग 9-10 विकार आपको बताए जाएंगे। पीछे के सेशन देखेंगे तो मैं बताया भी हूँ आपको। मनोविज्ञान में मनोज सर, आदरणीय मनोज सर आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये कौन कौन से विकार हैं, कौन कौन से विकार आते हैं, क्योंकि बाल विकास में ये सारे विकार मिलेंगे आपको। लेकिन आपको इसमें संस्कृत में देखना है तो यह डिस्कैलकुलिया से पूछता है, डिसलेक्सिया से पूछता है, डिस्ग्राफिया से पूछता है, ठीक है। ज्यादातर यही पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 हो गया है, चलिए 25 पर चलते हैं। कक्षाया लेखनस्य प्रारंभम कर्तुम, अर्थात नहीं है, चलिए मतलब कक्षा में लेखन कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, चलिए जल्दी से बताइए। तो अब सबको मैं पढ़ दूं कहिए, तो नहीं तो कहिए तो उत्तर ही बता दूं, क्योंकि उत्तर तो मेरे सामने आ गया। सुंदर हस्ताक्षर, मैं जितनी बार कहा हूं, हर बार बोला हूं कि जहां पे सुंदर हस्ताक्षर की बात करे तुरंत काट दीजिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो विद्यालय आगमनात् पूर्व विभिन्नता पर छेदन हटाइए, ये भी नहीं होगा। बच्चे क्या, बच्चे विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणाम कर्तुम छात्रान निर्देशित लिखितम निर्देशित, चलिए कोई बात नहीं, छात्रान निर्देशित कोई बात। कृष्णफल के विषयों पर लिखितम पहले लिखेंगे, भाई लिखने के पहले की बात कर रहा है तो पहले लिखने के कहां से आ गया, लिखने से पहले की बात कर रहा है। तो विषय पर मंथनम कृत्वा, विषय पर पहले मंथन कीजिए, उस पर विचार कीजिए, उस पर अपने विचार प्रकट कीजिए, फिर उसके बाद लिखने के लिए निर्देश दीजिए। ये देखिए, पहले आप विषय पर मंथन कीजिए ना, मंथन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, तब तो आपके वाक्य बनेंगे। चलिए बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय लग रहा है, ज्यादा हो गया है, इसलिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा 25 हो गया, 26 पर आइए। बालेन मातृभाषाया अधिग्रहण भवति प्रमुखतया, इसमें प्रमुख क्या है, लेखन, औपचारिक शिक्षण, श्रवणेन या संभाषणेन, इसमें से क्या है, अधिग्रहण करना। अधिग्रहण का मतलब अर्जन होता है, अर्जन का मतलब होगा, अब ये बताइए इसमें जिसमें भी आपको अनुकरण की बात मिले, अनुकरण करके बच्चा अधिग्रहण क्या करता है, अर्जन करता है। अनुकरण करके क्या करता है, अर्जन करता है। जिस भी कौशल में, जिस भी ऑप्शन में आपको मिले कि इससे अनुकरण किया जा सकता है, इस तरह से अनुकरण किया जा सकता है, वही उत्तर हो जाएगा। आइए लेखनेन, लेखनेन में अनुकरण की बात, वही अनुकरण करके लिखना, वो अनुकरण वाला बात छोड़ दीजिए, यहाँ किसी का अनुकरण करना है हमें। तो औपचारिक शिक्षण नहीं होता है, ये अधिगम होता है। इससे क्या होता है, अधिगम होता है, ना कि अधिग्रहण होता है, ठीक है। अब संभाषण का मतलब बोलना होता है भाई, बोलना, आप खुद से बोलेंगे तो उसका आप खुद का अनुकरण थोड़ी करेंगे। बचा क्या, श्रवणेन बचा, इसका मतलब है क्या, सुनकर, इसका मतलब क्या है, सुनकर आप किसी का अनुकरण कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा क्या होता है, जब छोटा मोटा होता है, नन्हा मुन्ना होता है, चुन्नू मुन्नू जब होता है, तो वह क्या करता है, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, आगे पीछे पास पड़ोसी वालों की क्या करता है, बातों को सुनता है। सुनकर तब जाकर वह क्या कार्य करता है, भाषा को अर्जित कर लेता है। धीरे धीरे उनकी बातों को बार बार सुनता रहता है, तब जाके उसके जो वाक्य यंत्र हैं,
उसके जो वाक्य यंत्र हैं वह धीरे धीरे खुलना यानी कि बोलना प्रारंभ करता है, उन्हीं शब्दों को बोलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बालेन मातृभाषा। मातृभाषा की बात किया ना, तो यह परिवार से होता है, या कहाँ से होता है, परिवार से होता है, तो परिवार से अधिग्रहण किया जाता है ना। ठीक, आगे चलते हैं। 36 उत्पादक कौशलेषु समावेशा। अब बताइए, चारों कौशल थे, चारों कौशल में मैंने तो आपको बताया हुआ था कि उत्पादक कौशल क्या होते हैं। उत्पादक कौशल जिससे आपके विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके आपके क्या होते हैं, नए नए विचार आप उत्पन्न कर सकते हैं, या तो पढ़कर उत्पन्न कर सकते हैं, या तो लिखकर, या तो पढ़कर। यही दो आपके उत्पादक कौशल में आते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे भी चलते हैं। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, पिछला सेशन आप देखेंगे तो आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। करुणा नामना एक तृतीय कक्षा 3 में कविता पठित्वा कक्षा छात्रान किससे कार्यम ददात। पहले पढ़ाया, फिर क्या किया, आदुलितेश कार्य दीयम येन छात्रा सक्रिय रूपेण भागम ग्रहण कुर्युः। तो ये बताइए, एक कक्षा 3 की शिक्षिका हैं, वह कविता पढ़ाई बच्चों को। क्या कही, बच्चों को कविता पढ़ाई। कविता पढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया कि बच्चों को कार्य दिया। कैसा कार्य देना चाहिए बच्चों को, बच्चों को क्या कार्य देना चाहिए, जरा बताइएगा, मैं तो स्कैन कर चुका हूँ पूरा प्रश्न स्कैन कर चुका हूँ, तो अब जल्दी से बताने की बात है, जल्द से बता के निकल लें। ये देखिए, कवितया अन्ते प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखितुम छात्रेभ्यः निर्दिशेत। मतलब क्या है, कविता को पढ़ने के बाद जो दत्त का मतलब जो असाइनमेंट होता है, जो प्रश्न बाद में दिए हुए होते हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए छात्रों को निर्देश देना चाहिए। ठीक है, ये कार्य आपको करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ रहा है ना। 15 प्रश्न, लेकिन 15 प्रश्न एकदम आपके दिमाग को खोल कर रख देंगे। भाषायाः अधिकरण विषय का उक्ति समीचीना। फिर वही बात मेरे दोस्त, अधिग्रहण की बात, यानी कि अर्जन, भाषा अर्जन की बात। भाषा अर्जन बच्चे में जन्मजात होता है, भाषा अधिग्रहण की शक्ति बच्चे में जन्मजात होती है। यही बात फिर से आगे कितनी बारी आपको बताएं कि प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहण से जन्मजात शक्ति अस्ति, उनके अंदर जन्मजात शक्ति होती है। भाषा अधिग्रहण की उनके अंदर क्या होती है, जन्मजात शक्ति होती है। वह सहज ही भाषा को अधिग्रहण कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। भाषा को अर्जित करने की बात आए, साहजिक प्रक्रिया की बात आए, तो वह क्या होते हैं, जन्मजात शक्ति उनमें होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 था। अच्छा है, इसका मतलब लास्ट प्रश्न आएगा, ये रहा लास्ट प्रश्न। लीजिए, अब तक आप अधिग्रहण की बात कर रहे थे, अब तक आप क्या कर रहे थे, अधिग्रहण की बात कर रहे थे। अब ये अधिगम की बात पर लाके अटकाया। एकस्या भाषायाः अधिगमार्थम अधस्तनेषु कस्य महत्वपूर्ण सर्वाधिकम। कौन इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा मेरे दोस्त, पाठ्यपुस्तकानां पठनम, चलचित्राणां नाटकानां व। दो ऑप्शन में काट दे रहा हूँ, सामाजिक संवादन और ये दो चीजें मैं काट दे रहा हूँ। एक मिनट, अधिगम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अधिगम के कार्य में, अधिगम का कार्य है सामाजिक संवाद। तीनों ऑप्शन में छोड़ रहा हूँ, एक ऑप्शन काट के बाकी 3 ऑप्शन में छोड़ रहा हूँ, और ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट करके, भाई मैं आपसे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं मांगा हूँ, ये आपके लिए कमेंट वर्क या इसको होमवर्क जो भी आप समझ लीजिए, इसको आप मुझे बताएंगे और मैं वेट करूंगा आपका। क्या करूंगा, वेट करूंगा कि भाई आपका उत्तर मुझे मिले, आपका क्या मिले, उत्तर मुझे मिले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैंने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया है। लीजिए, 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए एकदम समीचीन है।
तो कैसी रही क्लास दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा, आनंद पूर्वक सीखे होंगे और बहुत सी जानकारियां हासिल किए होंगे, क्योंकि क्लास जो होती है बेहतरीन होती है, बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो इतना लंबा इतने अच्छे से ना बोला है, इतना ज्यादा ना बड़बड़ाए, नहीं तो आपको क्या लगेगा कि सर जी इतनी तेजी से भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।